बात रखें और इनको बताएं कि किस तरह से आज की ये देश के अंदर जो बांटो और राज करो की नीति चली हुई है उसको हम सब ने मिलकर के कैसे पछाड़ना है। कामरेड सुभाषनी अली सहगल। आज के अध्यक्ष मंडल के हमारे साथी, हमारे तमाम हरियाणा के नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने सिर्फ इस मौसम में यहाँ आने का काम नहीं किया, बल्कि मुझे लगता है कि आपके ये लाल जो चुनरी है उसको देख के शायद इंद्र भगवान भी थोड़ा डर गए हैं और उन्होंने भी बारिश को थोड़ी देर के लिए रोक के रखा है। तो जनता की और गरीब लोगों की ये ताकत होती है जो हमें कभी भुलानी नहीं चाहिए। आज ये जो हमारी सभा हो रही है, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पिछले महीने सितंबर के महीने में पूरे देश के अंदर सितंबर अभियान चलाया और उस अभियान में जो बहुत ज्वलंत प्रश्न थे, जो हमारे मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, छात्रों, किसानों, तमाम जनता के हिस्सों के तमाम जो ज्वलंत सवाल थे, उनके जो मुद्दे थे, उनको लेकर के ये अभियान हमने चलाया पूरे देश में। और जो भगत सिंह का जन्मदिन था 28 सितंबर, उस दिन हमने इस अभियान को समाप्त किया, क्योंकि हम सबके दिल में उनकी कुर्बानी को लेकर के फिर से इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए एक जज्बा पैदा करना चाहते थे, एक जुनून पैदा करना चाहते थे, क्योंकि ये आज़ादी आज फिर 75 साल के बाद खतरे में है और इसको बचाना आज हमारा और आपका काम बन गया है। तो 25 तारीख को गुड़गांव में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि पानी बरसा, हालांकि खुल गया उस दिन, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। फिर सब साथियों ने तय किया कि 9 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और हम लोग सब ने कहा चाहे पानी बरसे चाहे ओले गिरे, मीटिंग तो हमारी होगी, हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आप तमाम लोगों ने पलवल से आकर के, फरीदाबाद से आकर के, झज्जर और मेवात से आकर के और गुड़गांव से आकर के इसको सफल बनाने का काम किया है। आज जब हम लोग इस गुड़गांव में आते हैं तो भारत की असली तस्वीर भी हमारे सामने आती है। कैसा देश बनाया जा रहा है, कैसा समाज बनाया जा रहा है। एक तरफ तो एक ऐसी चमचमाती हुई बिल्डिंगें हैं, ऐसे सड़कें हैं, ऐसे फ्लाईओवर हैं कि मालूम पड़ता है कि हम लंदन या किसी बड़े विदेशी शहर में पहुंच गए हैं। लेकिन वो जो शहर है, वो जो चमचमाता हुआ शहर है, जो जगमगाती बिजली और बत्तियों का शहर है, उसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन बिल्डिंगों में भी जो लोग काम करते हैं उनको फिर वापस अपनी झुग्गियों में जाना पड़ता है, अपनी झोपड़ियों में जाना पड़ता है। और उन झुग्गियों में न पानी है, न बिजली है, न पक्की छत है और न कोई सुरक्षा है, न महिलाओं की सुरक्षा है और न उस झुग्गी की सुरक्षा है। किसी भी दिन सरकार के लोग आ सकते हैं और कह सकते हैं ये जगह किसी दूसरी की है, ये किसी बड़े आदमी की है, हम आज तुम्हारी झुग्गी तोड़ करके उसको बाहर कर रहे हैं। अभी भी हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग आए हैं जिनकी छत आज खतरे में है और हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि आपकी छत को बचाने की लड़ाई भी यही लाल झंडा रहेगा। एकता बनाओ, लाल झंडे को मजबूती के साथ पकड़ो और इस झुग्गी को भी बचाने का काम, आपकी इस छत को भी बचाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन असली चीज क्या है, हमको देखना है और पहचानना है कि भाई वो ऐसी दुनिया है और हमारी दुनिया बिल्कुल उससे अलग है। ऐसा क्यों? एक वो दुनिया है जिसको लोग कह रहे हैं मिलेनियम सिटी, मतलब इस शताब्दी का सबसे बड़ा शहर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे आप आइए तो उसके नीचे लोग किसी तरह से जिंदा रहने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के जी रहे हैं। जो औरतें उन बिल्डिंगों में जाकर के सफाई का काम करती हैं, कपड़ा धोने का काम करती हैं, जिनकी बदौलत बड़ी बड़ी नौकरियों पर
हमारी दूसरी बहनें जाती हैं, आज उनकी हालत क्या है, उनको कोई पूछता नहीं, उनके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं। और यही लड़ाई है जो इस देश की असली लड़ाई है। ये लड़ाई है शोषण के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ, शोषितों की लड़ाई है शोषण करने वालों के खिलाफ। अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई है। और इस असल लड़ाई के ऊपर ये जो लूटने वाले हैं वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, हमको आपस में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा करके अपने उल्लू सीधा करते हैं। और ये जो सरकार आज, चाहे खट्टर की हो चाहे मोदी को हो, उसने तो सारी पिछली सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस देश के अंदर असमानता, शोषण, गरीबी और भुखमरी को बहुत नए आयाम पर पहुंचाने का काम किया है। ऐसी जगह पर आज हम पहुंच गए हैं कि अब डर लगता है सोच करके कि इस देश में हमारे बच्चों का क्या होगा, क्या उनको जिंदा रहने का मौका भी इस देश के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी के खिलाफ आज हम लोग देश के कोने कोने में मीटिंग कर रहे हैं, देश के कोने कोने में लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हालत को देखो, अपने अधिकारों को बचाने की लड़ाई को लड़ो। 75 साल हमारे देश की आजादी को हो गए, सरकार कह रही है कि ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है जो सागर मंथन की कहानी है कि सागर से अमृत निकालने के लिए सागर का मंथन किया गया, लेकिन अमृत के साथ जहर भी निकला, अमृत के साथ विष भी निकला। तो कहा गया कि अमृत इनके हिस्से में और जहर उनके हिस्से में। तो आज ये समझ लीजिए कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये भी उसी तरह मनाया जा रहा है कि इसका फायदा इनको मिलेगा, इसका फायदा बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी को, अदानी को, बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। और इसका जो जहर है, इसका जो शोषण है, इसकी जो कड़वाहट है, वो गरीबों के नाम लिखी गई है, वो काम करने वालों के नाम लिखी गई है, वो मेहनत करने वालों के नाम लिखी गई है। लेकिन आज इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हमने गरीबी तो झेली है बहुत दिनों से, मेहनत भी कर रहे बहुत दिनों से, लेकिन कम से कम हमारे सामने एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी कि हो सकता है इस आजादी से हमको भी कुछ लाभ कभी न कभी मिलेगा। हमको न मिला तो हमारे बच्चों को मिलेगा। हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में एक कानून है जिसको डॉक्टर अंबेडकर, जिसकी फोटो यहाँ लगी है, उन्होंने बनाया, जो दलित जात के थे, एक झोपड़ी में पैदा होने वाले ये व्यक्ति थे, उन्होंने इस संविधान को बनाया। और उस संविधान के अंदर लिखा है कि सब बराबर हैं, अमीर हो या गरीब सबको बराबर का न्याय मिलेगा, औरत हो या आदमी तुमको भी बराबर का न्याय मिलेगा, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, तुमको बराबरी का अधिकार मिलेगा, तुम भारत के आजाद नागरिक हो, तुमको बराबरी का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो सरकार बैठी है हमारे देश में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी सरकार हरियाणा में भी मौजूद है, ये खट्टर खटारा की सरकार, ये सब कुछ हमसे छीनना चाहती है, रोटी भी छीनना चाहती है, रोजी भी छीनना चाहती है, और हमारे संविधान को भी खत्म करके हमारे तमाम अधिकारों को छीनना चाहती है, हमारे समानता के अधिकार को छीनना चाहती है, और हमको पुराने भारत में वापस लेके जाना चाहती है, जो छुआछूत का भारत था, जो असमानता और ना बराबरी का भारत था, जिसमें जहां आप पैदा हुए आपको उसी गड्ढे में जीवन भर के लिए धकेल करके रख दिया जाता था कि धर्म से, जन्म से जो तुमको मिला है, तुम्हारा पेशा भी तुमको मिला है, समाज के अंदर स्थान भी तुमको मिला है, ये कभी बदल नहीं सकता, इसी में तुमको जीना है, इसी में तुमको खटना है, इसी में तुमको रहना है। उसी जमाने में हमारे संविधान को, अधिकार को छीन करके हमें ये सरकार पहुंचाना चाहती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मनुवादी युग कहते हैं। हम कहते हैं ये संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के कानून को हमारे देश में लागू करना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास न हो
अगर आपको यकीन न हो तो इस अभियान में जो तमाम सवाल हम उठा रहे हैं उनके बारे में सोचो कि इन सवालों को हम क्यों उठा रहे हैं। अगर आज हमारे देश में संविधान को मजबूत बनाया जा रहा होता, अगर आज हमारे देश में संविधान की रक्षा करने वाली सरकार होती, अगर आज हमारे देश में संविधान के आधार पर भारत का निर्माण किया जा रहा होता, तो क्या हमको इन मांगों को लेकर के आज लड़ना पड़ता? किस लिए हम लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं कि भैया हमको भूखा मत रखो। हमारे देश में अनाज बहुत पैदा होता है, हमारे देश के गोदामों में अनाज भरा हुआ है, लेकिन ऐसी जादू की छड़ी इस मोदी ने घुमा दी कि आज हम भूखे मर रहे हैं। कहते हैं इनको शर्म नहीं आती, कहते हैं कि देखो हम तुमको फोकट में, तुमको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अरे हम कहना चाहते हैं तुम्हारा अनाज तुम्हारे मुंह पर हम मारते हैं। हमको नौकरी दो, हमको सस्ता अनाज दो, हम बाजार में खरीद करके अपने बच्चों को खिलाएंगे। तुम्हारा ये सड़ा हुआ राशन हमको नहीं चाहिए। कितने लोगों को देते हैं? कितने लोगों को दे रहे हैं? कितने लोगों का इन्होंने राशन कार्ड कैंसिल कर दिया है, रोज कैंसिल कर रहे हैं। और जिसका राशन कार्ड है भी, राशन की दुकान पर जाते हैं तो कहते तुम्हारा तो अंगूठा बदल गया। पहले हम जाते थे, कार्ड दिखाते थे, हमारा राशन हमको मिलता था। अब कहते हैं तुम्हारा तो अंगूठा बदल गया। और जैसे कि साड़ी हो या ब्लाउज हो, अब तो योगी और मोदी के राज में, खट्टर के राज में अंगूठा भी बदल जाता है। और अंगूठा बदल जाता है तो कहते हैं अब तुमको राशन नहीं मिलेगा। झूठ बोलते हैं, फोकट में हम राशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अगर मोदी एक दिन राशन के अनाज का भोजन खा के हमको दिखा दे तो साल भर हम व्रत रहने के लिए तैयार हैं। एक दिन खा के दिखा दे। पहले तो तुम देते नहीं हो, उसके बाद देते भी हो। तो जो गेहूं मिलता था, गेहूं भी तुमने खत्म कर दिया। तुम चावल ऐसा दे रहे हो कि ऐसा चावल तुमने कभी देखा नहीं। प्लास्टिक का चावल है जो पानी में गलता ही नहीं है। ये नमक ऐसा देते हैं कि वो भी गलता नहीं है। और भूसा भरा हुआ राशन ही हमको देते हैं। 80 रुपए का राशन देते हैं, कहते हैं फोकट में दे रहे हैं। और 200 रुपए का झोला, और झोले के ऊपर इनकी फोटो। यहाँ हरियाणा में पता नहीं इनकी फोटो है कि नहीं है ना। ये अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान समझते हैं कि अपन फोटो चपकाए के हमका दिखा रहे हैं कि अंदर कुछ ना हो फिर भी जनता खुश होगी कि चलो मोदी जी की फोटो तो हमारे घर में आ गई। ये क्या समझते हैं अपने आप को? हमको भूखा रख करके ये चाहते हैं कि हम कहें कि नहीं बहुत आप बढ़िया कर रहे हो, हमको मुफ्त में ये दे रहे हो, हमको फोकट पे दे रहे हो। अरे ये हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार छीन करके तुम कहते हो कि हमें भीख दे रहे हो। हमको भीख नहीं चाहिए, अपनी भीख अपने पास रखो। तुम खुद हमारी भीख पर जिंदा हो। हमसे तुम वोट की भीख मांगते हो, हमारा वोट लेकर के तुम कुर्सी पर बैठे हो। हम तुम्हारे भिखारी नहीं है। तुम अपनी भीख, तुम अपना ये सब अपने पास रखो, हमारा अधिकार हमको दो। लेकिन वो नहीं करेंगे। महंगाई की मार ऐसी, हर चीज के ऊपर टैक्स। अभी सविता ने बताया कि गेहूं के ऊपर जीएसटी, चावल के ऊपर जीएसटी, चाय चीनी के ऊपर जीएसटी, तेल के ऊपर जीएसटी। दुनिया में किसी देश में खाने पीने के सवाल के ऊपर, सामान के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन मोदी जी लगा रहे हैं। हम आपको एक बात लेकिन बताना चाहते हैं, ये जो आपकी लाल चुनरी है ना, इसे लाल रंग का एक झंडा लेकर के एक हमारे देश में सरकार भी चल रही है। वो केरला की सरकार चल रही है, सीपीआईएम की सरकार चल रही है। और उन्होंने योगी जी को साफ साफ कह दिया पूरे देश में जीएसटी लगाओ, तुम आटे पर लगाओ, चावल पर लगाओ, लेकिन केरला के अंदर हम नहीं लगाएंगे। हम एक भी नया पैसा टैक्स खाने पीने के सामान पर जो लोगों को सस्ता मिलना चाहिए हम नहीं लगाएंगे। उल्टा हम राशन की दुकानों में, हम अपनी सरकारी दुकानों में और भी ज्यादा सस्ता करके जनता को 14 सामान देने का काम करेंगे। चाय की पत्ती भी देंगे, पेंसिल भी देंगे, बच्चों की कॉपी किताब भी देंगे। 14 सामान हम सस्ते में देंगे। हम कहना चाहते हैं खट्टर
चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम कहते हो हरियाणा मेरा बहुत पैसे वाला देश है। हाँ है, हमारा केरला बहुत गरीब है, लेकिन वहाँ की सरकार की नीयत साफ है, इसलिए वहाँ खाने पीने के सामान पर टैक्स नहीं लगता है। 14 सामान सस्ते भाव पर जनता को घर में पहुँचाया जाता है और तुम सस्ता देने में तुम्हारी नानी मरती है। आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज हम लोग मांग क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका दो। पढ़ाई लिखाई ये खत्म कर रहे हैं। हमारे केरला के अंदर सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में कम पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है। मेरी ननिहाल वही है, मेरे गांव में सरकारी स्कूल है जहां 14,000 बच्चे पढ़ते हैं और फीस कितनी है? साल में 12 रुपए। केवल ये कि आपको एक रसीद मिले, केवल एक हर बच्चे को एक रसीद मिलेगी कि हाँ ये बच्चा यहाँ पढ़ता है, 12 रुपए लिए जाते हैं पूरे साल की पढ़ाई। वहाँ मिड डे मील में भी ढंग का खाना मिलता है और उसके साथ साथ कंप्यूटर भी है, पंखा भी है, पक्की बिल्डिंग भी है। लड़कियों के बाथरूम अलग हैं, लड़कों के बाथरूम अलग हैं। हमारे यहाँ अगर कोई कहे कि हमारे स्कूल में तो टॉयलेट तक नहीं है, तो बड़ी अधिकारी क्या बोलती है कि क्या तुम्हारे घर में है क्या? अरे तुम्हारे घर में नहीं है तो स्कूल में बन जाएगा क्या? इस तरह का जवाब हमारे देश को चलाने वाले अधिकारी गरीबों से पूछते हैं। और यहाँ तो क्या हो रहा है? स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, केरला को छोड़ करके तमाम राज्यों में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कह रहे हैं यहाँ बच्चे बहुत कम हैं। अरे जब तुम पढ़ाई नहीं कराते हो, जब 5 कक्षा को पढ़ाने के लिए एक टीचर होगी, तो बच्चे कहाँ से आएंगे, कैसे पढ़ेंगे? बच्चे नहीं आएंगे तो तुम कहोगे कि नहीं 4 स्कूलों का हम एक स्कूल करने वाले हैं। अब यहाँ तो अगर स्कूल दूर होगा तो हमारी बेटी तो स्कूल जा ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ तो कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। पता नहीं कितनी लड़कियां स्कूल जाते समय उठा करके लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये तो यहाँ पर हालत है। अब तुम स्कूल भी बंद कर दोगे, दूर दूर स्कूल कर दोगे। और क्या इन्होंने नियम बनाया है, मैं तो सुनकर के हैरान हो गई कि अगर सरकारी स्कूल में जाओगे तो 500 रुपए भर्ती करने में लगेंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार 1100 रुपए या पता नहीं कितना तुम्हारी फीस जमा करेगी। ऐसा नियम क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल का मतलब गरीब का स्कूल, गरीब का स्कूल बंद कर दो, उसमें पैसे लगाओ। और प्राइवेट स्कूल किसका? अरे प्राइवेट स्कूल मंत्री की बहू का, मंत्री की बेटी का, मंत्री की नवासी का, मंत्री की पोती का, मंत्री की अम्मा का, मंत्री की नानी का, मंत्री की दादी का। इसलिए प्राइवेट स्कूल में बल्ले बल्ले प्राइवेट स्कूल चलाओ। वहां पर बच्चे के पीछे 1100 रुपए ये सरकार देगी और प्राइवेट और सरकारी स्कूल को बंद कर देगी कि यहाँ तो बच्चा आ ही नहीं रहा है। और बच्चा नहीं आएगा, सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा, तो ये हमारी मिड डे मील की महिलाएं कहाँ जाएंगी? हमारे गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हिंदुस्तान में इसका कई बार सर्वे किया गया है कि गरीब के बच्चे तभी पढ़ने जाते हैं जब उनको एक टाइम का खाना कम से कम मिलता है। माँ बाप सोचते हैं चलो और कुछ नहीं, एक टाइम का खाना मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, कुछ भी इनके पेट में चला जाए तो इनको स्कूल भी हम भेजेंगे। अब तुम इनका स्कूल भी बंद करोगे, मिड डे मील भी बंद करोगे, तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, गरीब का बच्चा अंगूठा छाप रहेगा। और फिर तुम कहोगे अरे तुम तो अंगूठा छाप हो, सड़क खोदो, सीवर में जा करके मरो, जा करके सीवर की सफाई करो, कोई दूसरा काम तुम्हारे लिए नहीं है। क्या हो रहा है हरियाणा में? अभी हमारे फरीदाबाद के साथी यहाँ आए हैं, अभी एक दिन में 4 गरीब आदमी दलित वर्ग के सीवर की सफाई में एक अस्पताल, बड़ा अस्पताल, करोड़पति का अस्पताल, उसके अस्पताल में 4 मजदूरों को पकड़ करके लेकर के आए किसी झुग्गी से। 400 रुपए दिन की दहाड़ी उनको देती है, 400 रुपए दहाड़ी देते हैं और सीवर की सफाई करवाते हैं। न उनको दस्ताने मिलते हैं,
ना उनको कोई ढंग का कपड़ा मिलता है, उनको जानवर की तरह डाल दिया जाता है, जाओ सीवर की सफाई करो। 4 कर्मचारी मर गए और उनके परिवार के लोगों को पोस्टमार्टम करके उनकी लाश लौटा दी गई। और हॉस्पिटल का मालिक कहता है हमारे कर्मचारी थोड़ी ना थे, हमें क्या मालूम कौन थे, हमको तो उनका नाम भी नहीं पता और एक नया पैसा मुआवजे में उनके परिवारों को नहीं मिला है। लेकिन हमारे CIT को लोगों ने कहा है कि जाने के बाद हम वहां धरना देंगे, हम वहां प्रदर्शन करेंगे और उस अस्पताल के मालिक को मजबूर करेंगे कि उनको मुआवजा मिले। लेकिन सरकार की नजरों में गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और वो उसी हालत में हमारे तमाम बच्चों को अनपढ़ रख के उसी हालत में पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस देश के अंदर गुलामी करे, इस देश के अंदर बड़े लोगों की गुलामी करे और बिना किसी अधिकार के, बिना किसी कानूनी संरक्षण के उनको काम करना पड़े। अगर मर जाते हैं तो लाश को बाहर फेंक दो, जितने दिन जीते हैं उनसे हाथ तोड़ मेहनत करवाओ। ये आज सरकार हमारी कर रही है। सारे श्रम कानून इन्होंने खत्म कर दिए हैं, सारे जो हमारे अधिकार थे इन्होंने खत्म कर दिए हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये मनुवादी सरकार है। मनुस्मृति में लिखा है महिलाओं का कोई अधिकार नहीं, दलितों का कोई अधिकार नहीं, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनका भी कोई अधिकार नहीं। मतलब वो ऐसा एक समाज है जिसमें 90% लोग गुलाम की तरह जिंदा रहेंगे और इसी तरह का समाज ये सरकार बना करके हमारे लिए रचना चाहती है। हमारी आजादी भी चली जाएगी। एक तरफ अमेरिका का नाम कभी सुने हो? जैसे गुंडा होता है मोहल्ले का, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है अमेरिका, पूरी दुनिया को लूटने वाला। आज उसके साथ मोदी जी यारी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा हाउडी ट्रम्प चला रहे थे, यानी ट्रम्प जिसको अमेरिका के लोग पसंद नहीं करते, इतना गंदा आदमी है, उसको यहाँ बुला करके हाउडी ट्रम्प कर रहे थे। कह रहे थे वहां तुम राज करना, हम यहाँ राज करेंगे। तो भैया वो तो चले गए, अब इनका भी जाने का नंबर अब की बार कटवा दो कि वो भी गए और ये भी गए। क्यों? अमेरिका से ये दोस्ती करना चाहते हैं, उनसे यारी करना चाहते हैं। हमारे देश का जितना ऊर्जा है, जितनी ईंधन है, सब उनके हवाले करना चाहते हैं। उनकी कंपनियों को यहाँ बुला करके हमारी लूट को और भी ज्यादा जबरदस्त बनाना चाहते हैं। उधर से भी हम जाएंगे और देश के अंदर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। हमारे सारे सरकारी कारखाने, हमारे बैंक इनको ये बेच रहे हैं। हमारे हवाई अड्डे, हमारा रेलवे, अभी आप देख रहे हो रेलवे में क्या हो रहा है। उधर जाते हैं मोदी जी कि हमने ऐसी ट्रेन चला दी, ऐसी ट्रेन चला दी कि समझो चुटकी बजा करके इधर से उधर तुम पहुंच जाओगे। उसका तो टिकट इतना है कि कभी बैठ न पाई हो तुम, कोनो बात नहीं। लेकिन ट्रेन ऐसी कि वो नई ट्रेन चली और एक दिन, पहले ही दिन 4 भैंस को मार डाला और अपनी नाक कटवा ली। यानी ट्रेन की जो नाक थी वो अलग हो गई और 4 बेचारी भैंसी मर गई। दूसरे दिन निकली तो आधी नाक कटी और एक बेचारी गैया मर गई। अब लोग कह रहे हैं कि भैंस जो मरी उनके ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर अब मुकदमा चलेगा कि ये भैंस आई क्यों, और गैया जो मरी, अब गैया का क्या करे भैया। गैया का मतलब तो दैया रे दैया। तो गैया के बनने पर हम लोग कुछ न कुछ शोक मनाएंगे, ये बहुत बुरा हुआ। तो ऐसी तो ये ट्रेन चला रहे। तीसरे दिन वही ट्रेन चली तो पता चला उसका पहिया ही जाम हो गया और वो आगे बढ़ न पाई। तो ये ऐसा काम करने क्यों हो रहा है आपको मालूम है? इसलिए कि उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों की छट्टी करना शुरू कर दी है। उनको नौकरी से बाहर कर रहे हैं, नई कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं और ट्रेनों को भी बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म को बेच रहे हैं। पहले जो प्लेटफॉर्म का टिकट 1 रुपया का होता था 50 रुपए का हो गया है। कोई अपनी बिटिया को विदा करने के लिए स्टेशन पर जा नहीं सकता है अपनी बिटिया को विदा करने के लिए, क्योंकि 50 रुपया कहां से लाएंगे प्लेटफॉर्म का टिकट खरीदने के लिए। सब कुछ प्राइवेट में दे रहे हैं, रेलवे प्राइवेट में, स्टेशन प्राइवेट में, बैंक प्राइवेट में, जितने कारखाने हैं प्राइवेट में, सब कुछ प्राइवेट में दे रहे हैं। और हमको और तुमको, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि ये सब हो कैसे रहा है। मतलब इतना अत्याचार और इतना जुल्म हो रहा है
और देश में जिस तरह का बवाल होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है? ये बात सही है। हमको सीखना चाहिए किसानों से। 1 साल तक किसान दिल्ली को घेर करके बैठा, हजारों लाखों किसान बैठे, हम लोगों ने भी उनको देखा, और 1 साल जो वो बैठे बहुत कुछ उन्होंने सीखा। महिलाओं का सम्मान करना सीखा, जात पात छोड़ना सीखा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करना बंद कर दिया, ये भी सीख लिया, हिंदू सिख की आफत बंद कर दी, इसको भी सीख लिया। 1 साल तक वहां बैठे और इस सरकार को नाकों तले चने, लोहे के चने चबवाए, और तब मोदी जी 2-4 आंसू बहा के बोले हमसे गलती हो गई, हम कानून वापस ले रहे हैं। बेचारे हमारे किसान सीधे साधे, उन्होंने सोचा प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी ना बोलेगा, चले आए वापस। पता चला कि एक भी काम जो किसानों का होना था वो नहीं हुआ, और अब किसान तैयारी कर रहे हैं कि फिर भी वहां जब बैठे। तो हमको उनकी लड़ाई से सीखना होगा, हमको एकजुट होकर के लड़ना होगा, क्योंकि हो क्या रहा है आज ये जो सरकार है, ये केवल एक बुनियाद पर खड़ी है, सिर्फ एक बात पर खड़ी है। वो क्या, वो मैं आपको समझाऊंगी एक कहानी सुनाकर। आपने सबने सुना है, एक शहर है जिसका नाम है बनारस, सुना है कि नहीं? बहुत मंदिर अंदिर है वहां, काशी भी कहते हैं उसको। तो वहां बनारस में करीब 1.5 महीने पहले एक औरत एक दुकान पर आई, बहुत बड़बड़ा रही थी। अरे देखो, पहले 5 रुपया गैस का दाम बढ़त रहा, तो हम लोग सिलेंडर ले के हाय दैया मचावत रहे, और अब इनका देखो एक दिन में 150 रुपया बढ़ा दिया। बताओ, 150 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इसके खिलाफ तो बहुत झगड़ा होना चाहिए। तो वो औरत दुकान पर खूब बड़बड़ा रही थी। एक लड़का बगल में खड़ा था, वो लाल चुनरी नहीं, वो पीला दुपट्टा डाले था गले में। खतरनाक होते हैं लोग पीला दुपट्टा वाले, मालूम है ना? ये जो हैजा होता है ना, हैजा, उसका रंग भी पीला होता है। ये जो जॉन्डिस होती है ना, वो भी पीली होती है, उसको भी पीलिया रोग कहते हैं। तो इनका भी पीलिया रोग खूब फैल रहा है। तो वो लड़का पीला दुपट्टा पहने वहां खड़ा था। अरे बोला, अम्मा तुमका पता है क्या होएगा? वो बोली, नहीं नहीं बेटवा, बताओ क्या हुआ? तो बोला, अरे हुआ मस्जिद माँ शिवलिंग निकली है। अरे बोली, अरे भैया ये तो बहुत गजब हो गया, तो बहुत ही बुरा हो गया। अरे सिलेंडर इधर मारा उसने, 150 रुपया उधर भूली और गई कि देखो तनी क्या हुआ, कहाँ से शिवलिंग निकल आई, क्या हुआ, मस्जिद में शिवलिंग कैसे आ गई भैया? तो किसी ने उनसे कहा, अम्मा तुमको मालूम है मस्जिद कितनी पुरानी है, कब की बनी है? मैंने कहा हम कहाँ जाने भैया। बोले 500 साल पुरानी है। तो अगर शिवलिंग होती तो 500 साल से है, 500 साल को से किसी को चिंता नहीं थी। अब जिस दिन 150 रुपया गैस का दाम बढ़ाना था, उसी दिन मस्जिद में शिवलिंग भी निकली है। इसका मतलब तुम लोग समझो, इसका मतलब तुम लोग समझो, सभी लोग समझो, क्योंकि सब बहक जाते हैं। बहक जाते हो कि नहीं बहक जाते हो? तो सब लोग इसका मतलब समझो कि कहाँ हमको लड़ा रहे हैं, कहाँ हमको फंसा रहे हैं। वो वही बात हो गई ना कि देखो कौवा कान लेके उड़ गया, हम लोग सब देख रहे हैं, हमारी जेब यहाँ नीचे कट गई, सबकी जेब कट गई। किसी ने नहीं सोचा कैसा कौवा, किसका कान कहाँ कटी, नहीं, सब देख रहे ऊपर, सबकी आराम से जेब कट गई। वही हमारे देश में हो रहा है। वो देखो फलाने के लड़का फलाने की लड़की को लेके भाग गया, वो देखो फलाने का लड़का मंदिर में जाके नाच रहा है, वो देखो वहां बैठ करके नमाज पढ़ रहा है। वो बेतुकी बातें, उल जलूल बातें जिनका कोई मतलब किसी से नहीं, उसी में हमको उलझा करके सुबह से शाम तक हमारी जेब काटी जा रही है, हमारी नौकरी छीनी जा रही है, हमारा स्कूल बंद किया जा रहा है, हमको बीमारी में ऐसी हालत में डाला जा रहा है कि हम ठीक न हो सके। वो भी इसी हरियाणा में आप देख रहे हो कि हरियाणा की दवा, खांसी की दवा विदेश में गई और पता चला 66 बच्चे मर गए। अब उनके बच्चे मर गए तो वो हल्ला मचा रहे हैं
और वही दवा यहाँ बिक रही है। हमारे न जाने कितने बच्चे मर गए होंगे, कितने बूढ़े मर गए होंगे, लेकिन किसी को परवाह नहीं, क्योंकि सरकार को परवाह नहीं है। मरो या जियो, जौन तुम्हारी इच्छा हो करो, लेकिन हमारे पास बताओ, हमारे पास कोई भी मदद करने के लिए कुछ है नहीं। ये हालत है इस देश की, ये हालत है हमारे और आपकी। और आपके हरियाणा में तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ ये लोग करते हैं हिंदू की महापंचायत, बड़ी अच्छी बात है। अरे हिंदुओं को इकट्ठा करो, महापंचायत करो, उसमें कहो भाई दहेज लेना पाप है, दहेज लेकर के लड़की को जलाना पाप है, लड़की के बेटा नहीं होता उसको घर से भगाना पाप है, लड़की के गर्भ में बिटिया आ गई बेटा नहीं आया गर्भ गिराना पाप है। ये तो तुम बातें वहां करते नहीं हो। या तुम यही बात करो कि भैया ठीक है हम हिंदू ज्यादा हैं तो हमको सस्ते में खाने को दे दो, हमको सस्ते में राशन दे दो, हमको सस्ते में घर दे दो, हमको ही नौकरी दे दो। किसी महापंचायत में ये बातें होती हैं? अगर होती हो तो हमको बताओ क्या बातें होती हैं? तलवार उठा करके जाके उनको मारो, तलवार उठा करके उनकी औरतों के साथ बलात्कार करो। यही बात होती है कि नहीं होती है? तो आपको समझना होगा कि आखिर इन बातों से ये करना क्या चाहते हैं इस देश में। ये इस देश में केवल हमारी नौकरी छीनना नहीं चाहते हैं, केवल हमारा स्कूल बंद नहीं करना चाहते हैं, केवल महंगाई को ही बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमारी भुखमरी को और भी ज्यादा जबरदस्त नहीं बनाना चाहते हैं, हमारे अधिकारों को छीनना नहीं चाहते हैं। ये इससे भी बड़ा काम करना चाहते हैं। ये करना ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर कानून को ही सर के बल रख करके बिल्कुल पलट देना चाहते हैं। अभी आपको बताया, एक केस के बारे में बताया। क्या है वो केस? 2002 में बड़ा जबरदस्त दंगा हुआ था गुजरात में। हम लोग वहां गए थे लोगों की हालत को देखने। हमको एक दुबली पतली औरत जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसका नाम था बिल्किस बानो, वो हमको मिली वहां दंगा पीड़ितों के शिविर में। हम लोगों ने उससे बातचीत की, उसकी पूरी कहानी लिखी। वो अपने परिवार के 14 लोगों के साथ, जिसमें 3 महिलाएं थीं, अपने गांव से भागी क्योंकि दंगाई उनका पीछा कर रहे थे। वो लोग रात में एक जगह रुके और उसकी भाभी का बच्चा पैदा हो गया। दूसरे दिन 1 दिन का बच्चा लेकर के वो लोग और आगे भागे। जब और आगे भागे तो दंगाइयों ने उनको घेर लिया, और दंगाइयों ने घेर करके सबसे पहले उस 1 दिन के बच्चे को सर पटक करके मार डाला। फिर बिल्किस के 3 साल के बच्चे को सर पटक के मार डाला। और उसके बाद उन लोगों ने माँ का बलात्कार बहू और बेटी के सामने किया, बेटी का बलात्कार भावज और माँ के सामने किया, भाभी का बलात्कार नंद और सास के सामने किया। सारे पुरुषों को मार डाला। और ये बिल्किस बानो हमको बता रही थी कि मैं उनसे कह रही थी, अरे भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे काका तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब वो जानते थे एक दूसरे को, वो उसी गांव के लोग थे, मामा चाचा काका कहती थी। वो नहीं सुनी एक वो बात। 4 साल की ये गर्भवती थी, उसके साथ भी 14 लोगों ने बलात्कार किया और मरा हुआ समझ करके उसको वहां छोड़ दिया। 14 लाशों के बीच में वो एक अकेली जिंदा थी। जब वो वहां से गई तो उसको किसी तरह से यहाँ शिविर में पहुंचाया गया। उसने बयान दिया। 8 साल तक कोर्ट में लड़ी। 8 साल कोर्ट में लड़ने के बाद 12 लोगों को सजा हुई, 1 मर गया, 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। और आप सोचिए मैं क्यों कह रही हूं कि यह आजादी आज खतरे में है। आप सुनिए, 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से हल्ला चिल्लाते हैं, अब देश के लोगों को महिलाओं का सम्मान करना होगा, महिलाओं की इज्जत करनी होगी। और उसी समय उसकी जो सरकार है गुजरात के अंदर, वो इन 11 लोगों को जेल से छोड़ती है।
और उनको फूल माला पहनाई जाती है, उनको मिठाई खिलाई जाती है, उनकी जय जयकार होती है और कहा जाता है ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो इसका मतलब आपको समझिए क्या है। इसका मतलब ये है कि अब अपराधी को अपराध के हिसाब से दंड नहीं दिया जाएगा, अब दोषी को उसके दोष के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि धर्म के नाम पर, तुम्हारा धर्म क्या है और जिसके साथ तुमने जुल्म किया उसका धर्म क्या है, उसके हिसाब से तुमको नरम या गरम सजा दी जाएगी। और ये बात आप मत समझिए कि सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के लिए है। हमारे उत्तर प्रदेश में आपने नाम सुना होगा हाथरस का। 2 साल पहले हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि लड़की के साथ 4 लड़कों ने बलात्कार किया। चारों ठाकुर थे, हमारा योगी भी ठाकुर है और योगी ने कहा कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये लड़की झूठ बोल रही है। उसने उनको बचाने की कोशिश की, वो लड़की मर गई। मरते दम पर उसने बयान दिया, नाम सबके बताए कि इन लोगों ने हमसे बलात्कार किया और इन लोगों ने हमको मारा, और ये कहकर के वो मर गई। उसकी लाश को पुलिस वालों ने माँ बाप से छीन करके रात में पेट्रोल डाल करके उसको जलाने का काम किया। तुम हिंदू धर्म की बात करते हो, तुम हिंदू एकता की बात करते हो, लेकिन तुम्हारी जात के लोग जब इस तरह का अपराध एक दलित लड़की के साथ करते हैं तब तुम अपना धर्म भूल जाते हो और उस लड़की की लाश को रात में, जो कि तुम्हारे धर्म के खिलाफ है, पेट्रोल डाल करके पुलिस के द्वारा जलाने का काम करते हो। ये है इनकी सच्चाई। आज तक उन 4 लड़कों के खिलाफ मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। और वो लड़की जो मर गई, उसका परिवार डर में अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि बड़े लोग गांव के हमको मार डालेंगे। तो क्या है इसका मतलब कि जात को देख करके अपराधी को सजा दी जाएगी, जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी जात और उसके धन को देख करके अपराधी को सजा दी जाएगी। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूं, अगर बलात्कार करने वालों के साथ, हत्या करने वालों के साथ इस तरह की नरमी की जाएगी, उनको बचाया जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग कितने दिन तक बचोगे, आपके बच्चे कितने सुरक्षित रहेंगे। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के नेताओं के लड़के ने अपने होटल में काम करने वाली लड़की, केवल 20 दिन की उसकी नौकरी थी, उससे कहा वेश्यावृत्ति तुमको करनी होगी। जब उसने मना किया, मार डाला और उसकी लाश को नदी में डाल दिया। वो तो कहिए वहां की जनता खड़ी हो गई उसके साथ, और थोड़ी बहुत न्याय की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन जब जनता चुप हो जाएगी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि नेता का लड़का छोड़ दिया जाएगा, उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मंत्री का लड़का मिश्रा 4 सरदारों को और एक कश्यप नाम के लड़के को, जो आए थे किसान आंदोलन की तरफ से वहां नारा लगाने, उनको गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा करके उनको मार डाला। आज भी उसका बाप दिल्ली में मंत्री बना बैठा है। और आपको मालूम है किस चीज का मंत्री है? आपको मालूम है वो टेनी मिश्रा किस चीज का मंत्री है? वो पानी का या नलकूप का मंत्री नहीं है, वो गृह विभाग का मंत्री है, यानी पुलिस का मंत्री है, प्रशासन का मंत्री है। वो जिसके लड़के ने 4 लोगों की हत्या की, जिसमें 5 लोगों की जिसमें 4 सरदार थे, इसलिए कि उनको मारना ठीक है। जो सरकार का विरोध करे उनको मारना ठीक है, उनकी हत्या करना ठीक है, और उनके हत्यारे को भी आज न कल छोड़ दिया जाएगा, उसके बाप को कुर्सी से नहीं हटाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, अगर इस तरह की न्याय व्यवस्था हमारे देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो आप खुद सोचिए कि हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमको और आपको कहाँ न्याय मिलेगा, गरीब को कहाँ न्याय मिलेगा।
काम करने वाले को कहाँ न्याय मिलेगा? दलित को, आदिवासी को, मुस्लिम को, गरीब को कहाँ न्याय मिलेगा? और अगर इस देश में हमारे और आपके लिए न्याय का दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा तो आप हमको बताइए हम कैसे रहेंगे और कैसे जिएंगे? ये है हमारी लड़ाई, ये हमारी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके कहने के लिए आए हैं कि ये जो इधर उधर हमको भड़काने की बात करते हैं। एक लड़के ने बड़ी अच्छी बात कही, कुछ लड़कों के बीच में बहस हो रही थी तो उसने कहा यार मोदी ने तो कुछ भी नहीं किया, यार मोदी ने तो नाश कर दिया। तो एक लड़का बोला हाँ कुछ किया तो नहीं, आगे करेगा, लेकिन एक काम तो उसने किया अच्छा कि मुसलमानों को नीचा दिखा दिया। तो वो लड़का बोला यार मुसलमानों को नीचा दिखाना था तो हमारा बैंक क्यों बेच दिया, हमारा रेलवे क्यों बेच दिया, हमारी नौकरी क्यों कच्ची कर दी, हमारे देश का संसाधन क्यों बेच दिया, इतनी महंगाई क्यों कर दी, इतनी बेकारी क्यों कर दी? तो मतलब ये है कि नीचा दिखा करके तुम्हारा गला काटा जा रहा है। असलियत ये है, असली बात ये है। लोग पूछते हैं ये सब क्यों हो रहा है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो एक नारा हमारे देश में चलता था, हम दो हमारे दो। आपको मालूम है ना कि 2 बच्चे पैदा करो बस, हम 2 हमारे 2। अब नारा कुछ थोड़ा सा बदल गया है। अब नारा क्या है? वो 2 और उनके 2। अब इन्हीं के लिए देश चल रहा है। वो 2 कौन? बताओ कौन है वो 2? ना, दोनों का नाम ए से शुरू होता है। वो 2 कौन है? अंबानी और अडानी, वो 2। और उनके 2 कौन? एक तड़ीपार और एक वो दाढ़ी वाला, ठीक है ना? तो वो 2 और उनके 2, इन्हीं के लिए देश चल रहा है, इन्हीं के लिए देश चल रहा है। लूटो मारो और सब कुछ अडानी और अंबानी को दे दो। आज अगर हरियाणा में बड़े बड़े गोदाम हैं किसानों के अनाज को भरने के लिए, तो वो गोदाम भी अडानी और अंबानी के लिए हैं। अगर इस देश में कोई भी साधन जनता का लूटा जा रहा है तो उसको भी अंबानी और अडानी के हवाले किया जा रहा है। अंबानी और अडानी का मतलब है इस देश का पूंजीपत, इस देश का बड़ा पूंजीपत जो मिला हुआ है बाहर के पूंजीपतियों के साथ, वही सरकार को चला रहा है। और ये 2, एक लंबा और एक नाटा, ये दोनों उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, हमको और आपको पागल बना रहे हैं। बिल्कुल उस औरत की तरह 150 रुपया गैस का दाम बढ़ गया, बहुत नाराज थी, बता दिया गया अरे मस्जिद में शिवलिंग निकली है। 150 रुपया भी भूल गई, सिलेंडर भी भूल गई और चली गई देखने कि क्या निकला है, कहाँ से निकला है, कौन निकालिस है, कौन क्या कह रहा है, पेपर में क्या हो रहा है, टीवी पर क्या आ रहा है। उसी में इतने मस्त हैं कि आज सिलेंडर के ऊपर बैठ करके लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना बना रहे हैं, लेकिन टीवी खुला हुआ है और टीवी का जहर दिमाग के अंदर भरता ही चला जा रहा है। तो इससे हमको और आपको बचना है। आप लोग जनता के बीच में रहते हो, आपके पास तमाम गांव की, कस्बे की औरतें सब आती हैं, उनको समझाओ, उनको बताओ क्या हो रहा है, उनके जीवन के साथ हमारे जीवन के साथ क्या हो रहा है। आप लोग जगह जगह जाते हो, जगह जगह लोगों के बीच में बैठते हो, जहां भी बैठो उल्टी सीधी बातें मत करो, यही बात करो कि भैया क्या चल रहा है, चल यही रहा है कि वो 2 और उनके 2 यही चला रहे हैं और हमको तबाह कर रहे हैं। यही बात कहने के लिए हम आपके सामने खड़े हैं। इसको समझिए और भूलिए मत। अब यहाँ से निकल करके ये मत शुरू कर दीजिए कि लड़की वाले आए हैं, लड़के वाले आए हैं देखने, बताओ बहनी कैसे होए, बताओ दीदी कैसे होए, कैसे क्या करे। अरे वो तो सब होता रहेगा, वो तो सब होता रहेगा। अभी जान बचाने की बात करो, जान बचाने की बात दूसरों को समझाओ और कहो भैया या तो तुम जी लो
और या वो दो और उनके दो, वही जिएंगे, हमारी छाती पे चढ़ के जिएंगे, तो या तो हम जिएंगे या वो जिएंगे। यही बात लोगों को समझाइए, इसी बात को लेकर के जाइए। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लाल चुन्नी उठा लो, अभी इंद्र भगवान देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा अभी भी डरे हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड सुभाषिनी अली सहगल जी, आपने पूरा विस्तार के साथ आज जो देश के अंदर इस मौजूदा मोदी और खट्टर सरकार ने आम जनता के ऊपर जुल्म ढा रखे हैं उनका खुल करके पूरा विवरण दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम घर वापस जाएंगे तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे और जो टीवी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जहर घोला जा रहा है, उसको हम